नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लगभग 2 साल की रस्साकशी के बाद वो दिन आ गया है जब दुनिया का सबसे ताकतवर नेता चुना जाना है। अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति कौन होगा, ये बस तय होने ही वाला है। क्या वाकई अमेरिका वो ग्लास सीलिंग या लोहे की दीवार तोड़ पाएगा जिसने अभी तक किसी महिला को व्हाइट हाउस में दाखिल होने का मौका नहीं दिया है? लेकिन दांव पर शायद इससे भी ज्यादा और बहुत कुछ है, अमेरिका के लिए और दुनिया भर के देशों के लिए भी। हिलरी क्लिंटन को फिलहाल बढ़त जरूर मिलती दिख रही है, लेकिन रुझान और सर्वे देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जीत जाना भी असंभव नहीं लगता। चुना जो भी जाएगा, लेकिन जिस तरह के आर्थिक हालात अमेरिका में हैं और दुनिया भर में राजनीतिक और सुरक्षा के जो मुद्दे खड़े हैं, जो तस्वीर हमारे सामने नजर आ रही है, उससे चुनौतियां नए राष्ट्रपति के सामने कम नहीं होंगी। क्या असर पड़ेगा इस चुनाव का अमेरिका पर और दुनिया के अन्य देशों पर, जिसमें भारत भी शामिल है? ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका का ये जो चुनाव है उसमें क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है दुनिया भर के लिए और भारत के लिए। मेरे साथ 2 पूर्व राजदूत मौजूद हैं, अम्बेसडर BS प्रकाश और अम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती। इसके अलावा मेरे साथ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा मौजूद हैं JNU से, और KV प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून अखबार के। सभी मेहमानों का स्वागत है। अम्बेसडर प्रकाश, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है उससे आपको क्या लगता है कि जो फिलहाल जो ईमेल किया, जो इलीगल सर्वर इस्तेमाल करने की का जो मुद्दा उठा था, उसके बाद से आपको लगता है कि वो गैप जो है वो कम नहीं हो गया दोनों के बीच में, ट्रंप और क्लिंटन के बीच में? हालांकि उन्हें हरी झंडी मिली है, लेकिन क्या इसका असर चुनाव पे अब भी दिखेगा? मेरे ख्याल में नहीं। अगर इसका जो भी इफ़ेक्ट होना था वो शायद अभी तक हो चुका है, और आज हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा सा 3 पॉइंट लीड हिलरी क्लिंटन के लिए है। और एक दूसरा चिट्ठी FBI के डायरेक्टर ने जो लिखा, और जो FBI के डायरेक्टर ने जो कहा कि अभी हमारे पास कोई ख़ास शिकायत हिलरी क्लिंटन के लिए नहीं है, कुछ ख़ास हम नहीं कहते हैं, इसके परिणाम, इसके प्रभाव बहुत कम है मेरे ख्याल में। इसका जो भी होना, ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जो इजाज़त दी गई उसका जो नुकसान होना था वो हिलरी क्लिंटन को हो चुका है। एग्जैक्ट। और अब हरी झंडी या जो क्लीन चिट मिली है उससे अब कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं हुआ है। जो नुकसान होना था वो हो गया है। और अब जो देख रहे हैं, अब जैसे आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि थोड़ा लीड तो ज़रूर है, बट ये परिणाम में कुछ भी हो सकता है। हर एक संभव को हम देखेंगे क्या होगा। प्रोफेसर महापात्रा, आपको भी ये लगता है कि अभी भी असंभव कुछ भी नहीं है? मेरा सोच थोड़ा सा अलग है। जब ये FBI डायरेक्टर ने दोबारा कांग्रेसमैन को ये लिखा कि काफ़ी सारे ईमेल और मिले हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, उसी टाइम में हिलरी क्लिंटन का लीड कम से कम 10-11 पॉइंट आगे था। और जब ये अनाउंसमेंट हो गया, वो कम होते होते ऑलमोस्ट नेक टू नेक रेस होने वाला था, हो रहा था। अभी दोबारा फिर 2 दिन पहले जब ये बोलते हैं कि अभी ये मुझे लगता नहीं कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ होने का ज़रूरत है, फिर वो बिल्कुल 2 या 3 पॉइंट आगे हैं हिलरी क्लिंटन। मेरा तो ये मानना है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी ये जो मुद्दा रहेगा, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का एक ख़ास मेंबर जो कि जुडिशरी कमेटी का मेंबर हैं, वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हम ये दावी करेंगे कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, और जितने सारे ईमेल FBI के पास है वो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को दिया जाए, और वो इसको इसीलिए इशू बनाएंगे कि वो सोचेंगे अगर हिलरी क्लिंटन जीत भी गई तो इसीलिए जीती कि डोनाल्ड ट्रंप वीक था, तो 2020 का इलेक्शन को नज़र में रखते हुए इसको खींचते खींचते कितना दूर ले जाएंगे उसका कोशिश करेंगे। ये पेपर में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इसका असर आने वाले दिनों में भी पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एक बार FBI किसी केस को ले जाता है, उसका मतलब यही है कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक कैंडिडेट के खिलाफ अभी चल रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्या होगा, FBI का ये फैसला राजनीतिक है, ये भी कहा जा रहा है। इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि FBI का जो डायरेक्टर रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर था, जिनको ओबामा ने ही अपॉइंटमेंट दिया था। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अल्टीमेटली वो रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर था, इसलिए जानबूझ कर ये सारे कह रहा है। और 11 दिन पहले, इलेक्शन का 11 दिन पहले इसका बोलने का जरूरत ही क्या था? सिर्फ ये बता सकता था कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है। वो सीधा बोल दिया कि काफ़ी सारे लाखों ऐसे ईमेल अभी भी हमें मिली है,
जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसका असर ज़बरदस्त हुआ हिलरी क्लिंटन के कैंप। केवी प्रसाद जी, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर आप कह रहे हैं कि बेट लगा सकते हैं कि जिनको जीतना बहुत ज़रूरी होगा हिलरी क्लिंटन के लिए अगर वो ये चुनाव जीतना चाहती हैं? देखिए, अमेरिकी इस चुनाव में एक आम तौर पर कहा जाता है बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स, ये इस वक्त कोई 10-12 इस तरह के राज्य हैं जहाँ पे टॉसअप स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स जो हैं। हाँ, तो उसमें कहीं सबसे बड़ा इसमें एक फ्लोरिडा गिनते जो साउथ में है, इस तरह के नॉर्थ कैरोलिना, और तो कई सारे हैं आपके पास, एरिज़ोना, उधर चले जाइए। तो मेन तो ईस्ट कोस्ट और मिड वेस्ट के थोड़े आसपास ही है। वेस्ट कोस्ट में एक बड़ा अगर लगेगा तो एरिज़ोना लगेगा। तो ये स्विंग स्टेट्स में सारी पिछले अगर कई दिनों से जो जोर लग रहा है वो इन्हीं राज्यों में लग रहा है, चाहे वो क्लिंटन का कैंपेन का टीम हो या ट्रंप की टीम, वो इन पे ज़्यादा ध्यान लगा रही हैं, क्योंकि यहाँ के आकर्षण किस तरह वहाँ के वोटर्स को आकर्षित करें अपनी तरफ को, अपनी बात कैसे मनवाएं। और कल रात का जो बड़ा सिग्निफिकेंट उन्होंने वाइंड अप किया था फिलाडेल्फिया में, जहाँ की अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया था, और वहाँ पे प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी एक विशेषकर देखा गया इस चुनाव में, प्रेसिडेंट ओबामा तो खैर कर ही रहे हैं, उनकी वाइफ हिलरी क्लिंटन जो कि फर्स्ट लेडी हैं, बहुत जम के कैंपेन कर रही हैं। ये बड़ा अनयूजुअल देखा गया अमेरिकन इलेक्शंस में। तो स्विंग स्टेट्स में ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है कई लोगों ने। अभी पिछले एक हफ्ते से तो सारा दारोमदार उसी पे है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से भारत है, इस तरह से अमेरिका भी है, विभिन्नता जिसमें एक अमेरिका में कई अमेरिका हैं, और शायद अलग अलग जो राज्य हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनका जो फैसला है वो ये बताता है कि कितने अमेरिका बसते हैं दरअसल। और ट्रंप का यहाँ तक पहुँच जाना भी कहीं ना कहीं अमेरिकी जो राजनीति है और समाज है उसको दिखाता है कि किस हद तक बदल चुका है अमेरिका। जी बिल्कुल सही है। और आगे अनुमान ये है कि जो वहाँ पे देखिए, जो श्वेत जो पहले रहने वाले लोग थे, उनकी फीसदी कम होती जा रही है चुनाव ये देखा गया सेंसस के दौरान, और माना जा रहा है अगले 30 साल में वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, ऐसा एक अनुमान है। ये 2008 में एक स्टडी हुआ था उसमें। तो एक ये बड़ा वहाँ पे सोच है। दूसरा ये है कि इमिग्रेशन के खिलाफ जो एक माहौल, देखिए अगर आप चाहे वो ब्रेक्सिट से देख लीजिएगा, इमिग्रेशन के खिलाफ, पलायन के खिलाफ जो एक तरह से लोगों ने अपना नकारात्मक वोट दिया, ट्रंप उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा लेके गए। इमिग्रेशन के ऊपर उन्होंने कई चीज़ें कही हैं जो कि सबको पता है कैंपेन के दौरान, और कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर जो भय है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रंप। जी, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह के वहाँ के, अब जैसे इंडियन अमेरिकन है वो तो 1% है पूरे वोट जो पॉपुलेशन, लेकिन उनमें से कुछ ट्रंप के सपोर्टर भी हैं। वो तो ज़्यादा नहीं है, अब हैं, अब बन गए। पहले तो 60 से 65% लोग डेमोक्रेट्स हैं। इंडियन अमेरिकन का जो स्टडी हुआ था आज से करीब 2012 में, तो उसमें ये एक रिसर्च हुआ था, तो उसमें दिखा गया था 60 to 65%। लेकिन अभी तो नारे लगते नजर आ रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह के लोग भी हैं। वीडियो बनाया गया था इंडियन, वो इंडियन अमेरिकन जो एक उनके सपोर्टर हैं, जो कि रिपब्लिकन हिंदू कमेटी बनाई है उन्होंने, उनकी तरफ से खास ये बनाया गया था और ये नारा दिलाया गया था। ठीक है, वो तो एक अमेरिका में इस तरह की चीज़ें चलती, फ्लेवर है, ये फ्लेवर है, तो उन्होंने अपने कम्युनिटी को, हाँ ये ज़रूर है कि क्लिंटन, माफ़ कीजिएगा, ट्रंप एक कम्युनिटी फंक्शन में गए, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फंक्शन में गए हैं, क्योंकि एक ये वो मुद्दा है कि वहाँ के ये कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है रिपब्लिकन्स के साथ, तो एक ये तरीका था उनको वूअर करने का। और शायद इसमें एक वो कम्युनिटी इंडियन अमेरिकन भी जुड़ी है जिनके पास पैसा है, क्योंकि ट्रंप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं टैक्स कट करूँगा, और ओबामा के हेल्थ केयर को लेके कई लोग के मत अलग हैं इसको लेकर कि ये अमीर लोगों से पैसा लिया जा रहा है मेडिकेयर के लिए, तो ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती हैं। अम्बेसडर चक्रवर्ती, ये बताइए, कहा जा रहा है कि जो वाइट मेल पॉपुलेशन है दरअसल कहीं ना कहीं उसकी जो एक मानसिकता है, उसकी जो एक पूरा भय है, उसकी जो ताकत है, डोनाल्ड ट्रंप उस सब को रिप्रेजेंट करते हैं, उस सब की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन अगर वहाँ की दूसरी आबादियों को हम देखें, ब्लैक्स को देखें, हिस्पैनिक्स को देखें, वहाँ जो विमेन पॉपुलेशन है, जो महिलाओं की आबादी है, मुस्लिम्स हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, उनके लिए इस चुनाव में क्या कुछ दांव पे लगा हुआ है? देखिए, जो नॉन वाइट पॉपुलेशन है, जो आपने वाइट एंग्लो सैक्सन्स कहा है, वो तो खैर ट्रंप की तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका, और उसकी वजह वही है जो जैसे ब्रिटेन में ब्रेक्सिट का वोट हुआ था, कि वो उनकी जो मैंने लॉस ऑफ जॉब्स हैं और बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, इमिग्रेशन है, उन सब को लेके उन पे वो समझते हैं कि ये सब पे हम लोगों को नुकसान हो रहा है। पर उधर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं,
जो हिस्पैनिक्स हैं, इंडियंस हैं, ब्लैक्स हैं, विमेन हैं, ये तो मुझे लगता है हिलरी क्लिंटन की तरफ ही इनका झुकाव होगा और इसमें कोई शक नहीं है कि इनका झुकाव उनकी तरफ ही होगा। और हमारी इंडियन कम्युनिटी जो है, इनमें से 60-70% जो है वो उनका भी झुकाव हिलरी की तरफ ही होगा। तो मुझे तो लगता है कि हिलरी जीत ही जाएगी। इसमें मुझे तो कोई और गुंजाइश लेकिन नहीं है। एक ट्रम्प जो प्रेसिडेंसी है, ईमेल्स का जो जिक्र था और वो जो मैं पूछ रही थी बस चक्रवर्ती कि अगर ट्रम्प राष्ट्रपति बन जाते हैं तो इन समुदायों के लिए, जिसमें भारतीय समुदाय को भी मैं शामिल करना चाहती हूँ, उनके लिए क्या मायने होंगे? क्या दुनिया बदल जाएगी? क्या अमेरिका उनके लिए बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। पहले क्या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट नहीं हुए हैं? ऑफ कोर्स हुए हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हुए। मतलब सारी कम्युनिटीज में कुछ रिपब्लिकन्स हैं, कुछ डेमोक्रेट्स हैं। उसका सिर्फ मतलब जो परसेंटेजेस है वो वेरी करती हैं। अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए तो वो पूरे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए। सारे प्रेसिडेंट ऐसे ही होते हैं, पर पता नहीं उनकी पॉलिसीज में क्या अंतर आएगा, वो तो देखने वाली बात है। क्या वो कंटिन्यू करेंगे सारी पॉलिसीज या बहुत बड़े बदलाव आएंगे, ये तो देखने वाली बात है। उनके एडवाइजर्स कौन होंगे? पर एक बार जो व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में जाता है और प्रेसिडेंट की गद्दी में बैठ जाता है, उसको ना बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं। एक सिस्टम भी है, सिस्टम ज्यादा मतलब हिलाने नहीं देती है जो सिस्टम चल रहा है। इसलिए वो बदलाव करेंगे तो छोटे मोटे बदलाव ही होंगे। जहां तक मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा अगर ट्रम्प मतलब अगर बन भी जाए प्रेसिडेंट, पर लगता तो नहीं है कि वो बनेंगे। अम्बेसडर प्रकाश, क्या आप इस बात से सहमत हैं वाकई के नेता बदल जाने से देश नहीं बदलते? क्या भारत में जिस तरह का चुनाव हमने देखा है, यूपीए से लेकर एनडीए की सरकारों तक अलग अलग तरीके से हमने देखा, या साउथ एशिया में हम देखें अलग अलग सरकारें बदलती हैं, या दुनिया भर में देखें फिलहाल अमेरिका का चुनाव है, क्या वाकई नेता बदल जाने से कुछ नहीं बदलता? वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है सिस्टम जो है और जो एडवाइजर्स हैं वो एक बड़ा किरदार अदा करते हैं, ना कि सिर्फ एक नेता। नहीं, ये तो थोड़ा अनयूजुअल सिचुएशन है। जब हम नॉर्मली सोचते हैं, ये सच है कि अगर कोई गद्दी पे आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप, कंस्ट्रेंट्स पे आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। बट एक उदाहरण के कारण में आप ये देखिए, फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट आया है, एक आदमी कितना चेंज कर सकता है डोमेस्टिक पॉलिसी में, अगर क्या पनिशमेंट, क्या दंड दे सकता है अपने लोगों के। चाइना के साथ कितना बदला है। और ट्रम्प सबसे ज़्यादा एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, तो बहुत कुछ चेंज कर सकता है, इसी का डर है। ये तो डोमेस्टिक अगर अंतरीय उनका पॉलिसीज़ देखेंगे तो टैक्सेशन के बारे में पहले चीज़ तो अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो बोलेगा कि ओबामा हेल्थ केयर को मैं ज़रूर रद्द करूँगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है। प्योरली आइडियोलॉजिकली किसी को आने में प्रयत्न करेगा। और भी बहुत चीज़ें हैं, और टैक्सेशन पॉलिसीज़ में, और मेक्सिको के खिलाफ एक वॉल बनाना, ये सब ये जो विपरीत पॉलिसीज़ है, इसमें तो कुछ ज़रूर शायद आने के लिए कोशिश करेगा। और बाकी विदेश नीति में नेटो के साथ अलायंस और बाकी यूरोप के देश के साथ जो स्थिति था, और चाइना के ऊपर हर एक चीज़ पे ऊपर नॉर्मल पॉलिटिक्स एज यूजुअल से ज़्यादा इसमें बहुत कुछ अनसर्टनिटी ज़रूर आएगा। और अगर आप अनुमति दे तो और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ जो हमने पहले डिस्कस किया। अभी हम जो बोल रहे हैं कि वाइट अमेरिकन वाइट्स और बाकी जो लोग हैं, लैटिनोस भी हो, ब्लैक्स, बट वाइट्स में भी ये देखने में आ रहा है कि जो अनएजुकेटेड और नॉट कॉलेज एजुकेटेड वाइट्स, ये ट्रम्प के साथ ज़्यादा है। बट जो भी इन द ईस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, ऐसे जगह पर, या सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में जो भी है, कॉलेज एजुकेटेड वाइट्स एंड पीपल हु आर ऑलरेडी हु हैव गुड एम्प्लॉयमेंट, ये वाइट्स हिलरी के साथ ज़्यादा है। सो ट्रम्प का कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, दे आर अनएजुकेटेड, दे आर रिलेटिवली पुअर, दे आर एंग्री, ये सब आ रहा है। सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ ए टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड्स दैट यू सी इन बोथ द कैंप्स। इसको और इससे परिणाम काफ़ी कुछ हो सकता है अगर ट्रम्प आएगा। प्रोफेसर महापात्र, ये बताइए कि मैं इस पर भी ध्यान देना चाहती हूँ कि जो विदेश नीति है इन दोनों उम्मीदवारों की, कि अगर इनमें से जो भी जीतता है, हिलरी क्लिंटन के बारे में भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत तारीफ है उनकी, वो भी काफ़ी बदनाम रही हैं इस लिहाज से कि जितनी जंगें पिछले दिनों में छिड़ी हैं, जो खुफिया ईमेल हमारे सामने आए हैं कि दुनिया में जितना खून खराबा हुआ है बहुत सारे देशों में, इराक से लेकर और सीरिया तक, काफ़ी हद तक उनकी कलम चल के जो है ये शुरू हुई हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि
कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंसान परस्त है, लेकिन ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितना अलग है, विदेश नीति दोनों नेताओं की कितनी अलग है? बहुत अलग है। आपको ये बता दूं पहले कि पहली बार अमेरिकन इतिहास में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, एक इंटरनेशनल पोल लिया गया था। 130 देश के मेंबर्स वहाँ पार्टिसिपेट किए थे, लाखों लोग। वहाँ भी एक वोटिंग हुआ था पहली बार, जिसमें ये कहा गया है कि ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन गए, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका का इमेज बाहर क्या रहेगा। ट्रंप तो वही आदमी है ना जिन्होंने बोला था कि जापान और साउथ कोरिया को अपना सिक्योरिटी खुद देखभाल करना चाहिए, बम बनाना है तो बम बना दें। ट्रंप ने वही कहा था कि जो 1949 से नेटो अब तक चली आ रहा है, नेटो पे हमारा कोई फेथ नहीं है और नेटो डिसबैंड हो जाना चाहिए, और डिसबैंड नहीं हुआ तो नेटो का गोल होना चाहिए टू फाइट टेररिज्म। फरेज उनको ये भी मालूम नहीं था कि पहली बार अगर नेटो का सेल्फ डिफेंस आर्टिकल को इन्वोक किया गया, वो टू फाइट टेररिज्म, दैट वाज इन अफगानिस्तान। उनका फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा क्या बिल्कुल एक्सपीरियंस है नहीं। ट्रंप वही आदमी हैं जो ऐसे एक बार नहीं बार बार बोले हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है वो उसके खिलाफ जाएंगे, और बाकी सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कि अमेरिका में अगर एक प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी हो गया वो अफेक्टेड नहीं होंगे। तो इसीलिए आप चाहे डिफेंस पॉलिसी देखिए या इकोनॉमिक पॉलिसी देखिए या जनरल पॉलिटिकल ओपिनियन और अमेरिका का इमेज के बारे में देखिए, या द वे उसने वो सीरिया के बारे में कहा है वो देखिए। लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में अगर ट्रंप जीत गए, दुनिया में उथल पुथल होने का बहुत बहुत बड़ा चांस है। केवी प्रसाद जी, ये बताइए कि दक्षिण एशिया के मद्देनज़र किस तरह से दिखेंगे एक अगर राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन बनती हैं, तो क्या वाकई ओबामा की जो एक विरासत है उसे ही आगे बढ़ाएंगी, या आपको लगता है कि एक अलग तरह की राष्ट्रपति बनेंगी? और अगर बाय चांस अगर ट्रंप आ जाते हैं, अगर उन्हें ये अवसर मिलता है, तो ये जो एफ पाक नीति है अमेरिका की, क्या वो बदलेगी? क्या भारत और पाकिस्तान के नज़रिए से जो संबंध है उसमें बदलाव आएगा? देखिए, जैसे भारत के साथ तो रवैया दोनों तरफ, चाहे रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट्स हो, एक तरफा ही रहा है। मतलब इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे रिपब्लिकन की आई हो या डेमोक्रेट्स की। लेकिन इस बीच में यहाँ भी आपको रोकना ज़रूर चाहती हूँ कि क्या वाकई इनको किसी भी रिपब्लिकन उम्मीदवार की तरह देखा जाना चाहिए, या इनके नाम को जो है हम जोर देकर कहें कि ये अलग तरह के उम्मीदवार हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इस वक्त जो देखिए जो वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वहाँ के संसद का चुनाव भी हो रहा है। और जहाँ तक विदेश नीति की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना ज़रूर रोल रखता है कि वहाँ की संसद भी अपना पैंट रखती है फॉरेन पॉलिसी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रपति करते जाएंगे और फॉरेन पॉलिसी पे, चाहे वो उसमें एक दिशा कई बार दिया जाता है संसद की तरफ से, कम हो ज़्यादा हो वो अलग बात है। वहाँ पे इतना सक्षम है वहाँ के लोग। सवाल भारत की तरफ आपने कहा, ये साउथ एशिया, ओबामा की पॉलिसी जो रही थी रीबैलेंसिंग, जो उन्होंने लॉन्च किया था कि, और वो उसके पीछे कई सारे वजह है कि अमेरिका के पास ना उस तरह के साधन रह गए, ना उस तरह के वो चाहते हैं कि हम अपना खर्चा कम करें, और वो चाह रहे हैं कि जो हमारा रीजन है इसको इंडो पैसिफिक करके उन्होंने नया एक नाम दिया है। तो आपके इंडियन ओशन से लेकर पूरे पैसिफिक ओशन तक, ऑस्ट्रेलिया तक, तो ये पूरा एक इलाका, पूरा एक उन्होंने इसको डिवाइड किया है जोन्स। तो एशिया रीबैलेंसिंग जो लॉन्च हुआ आज से करीब 2009 के सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें कहीं ना कहीं मैं मान के चलूँगा कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हिलरी क्लिंटन भी रही, उनका भी एक रोल रहा था इस रीबैलेंसिंग पॉलिसी को लॉन्च करने से। तो वो एक तरह से कंटिन्यूटी रहेगी, उसमें निरंतरता होगी। लेकिन ट्रंप, जैसे अभी बात हुई, एम्बेसडर प्रकाश ने भी बात कही, वो किस तरह से इसको देखेंगे वो, क्योंकि अभी जैसे ट्रंप आने से पहले जैसे प्रोफेसर महापात्रा ने भी बात कही थी, उन्होंने कहा भाई हम पैसे नहीं लगाएंगे, आप अपने आप को, चाहे जापान में कुछ होता है तो खर्चा अपना करिए। तो इस तरह की सोच उन्होंने बदली कि उनका मानना है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसे खर्चता है इन चीज़ों पे, और उसके लागत बहुत लगाता है डिफेंस के लिए बाकी राष्ट्रों की, उसको अमेरिका को फ़ायदा नहीं हो रहा, और अमेरिकन इकॉनमी उससे काफ़ी इफेक्ट कर गई। सारे जंग जो लड़े गए बुश के टाइम पे, उसका ही नतीजा था कि 2008 आते आते थे परेशानी, इतनी आर्थिक बदहाली हो गई थी वहाँ पे, एक तरह से डिप्रेशन की ओर चली गई थी पूरी इकोनॉमी। तो उसकी वजह यही थी कि भाई
आपने अफगानिस्तान में छेड़ दिया जंग, आप इराक में चले गए, और अगर आपको 2007 और 8 के चुनाव में जाएं तो वहाँ पे पूरी जो सोच थी कि भाई स्टे द कोर्स और लीव द कोर्स, मतलब इराक से हटिए या इराक में रहिए, पूरा चुनाव का डिबेट उसमें बदल गया था। तो आर्थिक मुद्दों को लेकर जिस तरह से इस वक्त अमेरिका में परेशानी है, तो ये एक आइसोलेटेड नहीं कह सकते, और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। अमृता चक्रवर्ती, बताइए फिलहाल आपकी राय जानना चाहते हैं इस बात को लेकर कि पश्चिम एशिया खासकर और दक्षिण एशिया, इन दोनों हिस्सों में एक ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो किस तरह से आप नीति बदलते हुए देखते हैं, और अगर हिलरी क्लिंटन बनती हैं तो क्या वाकई एक तरह से निरंतरता में बराक ओबामा की सरकार जैसा मामला दिखेगा, या वाकई जिस तरह की विदेश मंत्री के तौर पर उनकी छवि है उसी तरह की राष्ट्रपति भी दिखेंगी हिलरी क्लिंटन? पहले मैं मिडिल ईस्ट की बात कर लूँ। सीरिया में जो जंग छिड़ा हुआ है, गृह युद्ध है, उसमें मेरे ख्याल में ट्रंप अगर राष्ट्रपति बने तो वो कुछ पुतिन से बातचीत करके समझौता करने को तैयार रहेंगे। ये उन्होंने इंडिकेट किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उस जंग में मतलब अमेरिकी इन्वॉल्व हो या उसमें रशिया के खिलाफ वो खड़े हो जाए। पर हिलरी अगर प्रेसिडेंट बने तो मुझे लगता है पुतिन के खिलाफ और रशिया के खिलाफ हिलरी कुछ कड़े कदम उठा सकती है, या कुछ और कदम उठा सकती है जिससे तनाव बढ़ सकता है। साउथ एशिया का जहां तक मतलब संबंध है, उसमें मुझे लगता है कंटिन्यूटी होगी। ये हम न सोचें कि चाहे ट्रंप हो चाहे हिलरी हो कि हमारे यहाँ वो हमारा साथ देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। वो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहेंगे, उनके वहाँ इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान को लेके इंटरेस्ट है, चाइना को लेके इंटरेस्ट है, तो वो मेरे ख्याल में एक न्यूट्रल सा पोजीशन ले सकते हैं। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हिलरी अगर और ट्रंप दोनों आए तो शायद पाकिस्तान के ऊपर कुछ दबाव बढ़ेगा, ये कह रहे हैं लोग। पर पता नहीं, मुझे ये तो जो आएगा, अब कैसी नीतियां बनेंगी तभी पता चलेगा। पर कोई खास बदलाव मैं देखता नहीं हूँ, शायद थोड़ा बहुत दबाव बढ़ेगा। और इंडिया के साथ जो स्थिति आजकल है हमारे मतलब रिलेशंस की, तो उसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास फर्क आने वाला है। वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट। लेकिन जो भारतीय प्रवासी वहां पर रहते हैं या जो इमिग्रेंट्स वहां जाते हैं, आपको लगता है कि उस नीति में भी कोई फर्क नहीं आएगा? जो भारतीय छात्र हैं या फिर जो लोग नौकरी करने वहां जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उसमें कोई विवाद तो नहीं है अभी। जैसे यूके के साथ विवाद हो गया था स्टूडेंट्स को लेके, इमिग्रेशन को लेके, सर्विस जॉब्स को लेके। हाँ ठीक है, H1B वीजा को लेके यूएसए के साथ भी कुछ बहुत विवादें हैं, पर वो मुझे लगता है कि वो ट्रंप विल बी मोर कंजर्वेटिव। मुझे लगता है इमिग्रेशन में वो तो कह ही चुके हैं कि हम बिल्कुल उसमें बंद कर देंगे कई लोगों का आना, ये सब नहीं। तो देखिए सर्विस डिमांड्स जो है, जो इंडस्ट्री की डिमांड्स है, वो खुद बिजनेसमैन भी हैं। जी। जब इंडस्ट्री की डिमांड्स उन पर आएगी तब उनको भी सोचना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा बाजार। ठीक है, अम्बेसडर प्रकाश, आपको भी ये लगता है कि जो भारतीय इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ जाते हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत या दूसरे और देशों से जाने वाले लोग? हाँ, मैं भी जो अम्बेसडर चक्रवर्ती ने कहा है मैं संपूर्ण सम्मत हूँ उसी में। यानी आप ये कह रहे हैं कि कैंपेन में जो कहा डोनाल्ड ट्रंप में और जो राष्ट्रपति बनने के बाद कहेंगे, दोनों में फर्क होगा? नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो विवाद नहीं है। दूसरा जो है, जो भी है उस वहाँ का इंडस्ट्री में एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं। हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स 100,000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, फीस पे करके बहुत लोग जा रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। सो इंडिया का वो जो लिंकेज है वो रहेगा। और H1B वीसा में भी जब हमारे जो स्किल्स है और हमारे जो लोग उधर जा रहे हैं उसका पूरी ज़रूरत है इंडस्ट्री के लिए। सो इसलिए अभी तो जो अभी वो कंजर्वेटिव नीतियां अपनाएंगे जिसके बारे में बात कर चुके हैं वो। हाँ, बट वो कंजर्वेटिव स्टांस जो होगा वो मेक्सिकन इमिग्रेंट्स के लिए हो सकते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए हो सकते हैं। बट हमारे ज़्यादा तरफ जो जा रहे हैं, विच इज़ लीगल रूट टू रियली माइग्रेट टू द US और टू वर्क देयर, वो तो कंटिन्यू रहेगा। और इंडियंस का रेपुटेशन भी अच्छा है, खास नई चेंज होगा। और ये जो अम्बेसडर चक्रवर्ती ने कहा कि हमारा जो मुद्दा है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के साथ, ये इसमें भी ज़्यादा शायद कोई बदलाव नहीं होगा, बिकॉज ये जो भी हमारा समस्या है वो कंटिन्यू करते हैं और वो इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान फॉर वेरियस रीजंस।
डिफेंस के साथ संबंध है, इंटेलिजेंस के साथ संबंध है, ये शायद जो भी प्रेसिडेंट हो शायद कंटिन्यू हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। सवाल तो बहुत बाकी हैं, लेकिन जवाब जो है वो अमेरिकी वोटर है, जब देगा तभी जाहिर है बहस आगे छेड़ेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।